सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारूबाई बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे यूनेस्को साइट के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रामसर कन्वेंशन पूरा करवा दिया है और टाइगर रिजर्व के बारे में हमने पढ़ चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूनेस्को साइट्स के बारे में। इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बिल्कुल भी कहीं से खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है कि यूनेस्को साइट आखिर होता क्या है, क्यों आखिर यूनेस्को में सारे जो अच्छे जो सांस्कृतिक स्थल होते हैं, प्राकृतिक स्थल होते हैं, उन जितने भी स्थल होते हैं उनको क्यों यूनेस्को साइट में शामिल कर लिया जाता है। तो उसका एक कारण है, ताकि उन लोगों का अगर बचाव ना किया जाए तो आगे वाली जो हम लोग की आने वाली जो पीढ़ी है वो उनसे अवगत नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं ताजमहल का। अगर ताजमहल का लगभग 400-300 साल से वो अभी भी वैसा ही है जैसा उसको बनाया गया था। बहुत सारी जगहों पर दरारें आई हैं, लेकिन भारत सरकार के द्वारा उसको फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, अगर उसका संरक्षण नहीं करवाया जाता टाइम टाइम पर तो बहुत सारे पार्ट्स है वो भी टूट चुके होते हैं। ठीक है, और हम जैसे कि अभी पर्यटन स्थल जो है वो ताजमहल एक बहुत ही बड़ा घूमने फिरने का स्थान है, जहाँ से भारत सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, अगर उसका भारत सरकार उस पर अगर ध्यान ना दे तो क्या होगा कि हम लोग अगर पहले से ही ध्यान नहीं दिया जाता कुछ 100-200 साल पहले से ही, तो हो सकता है वो अभी टूट चुका होता और हम लोग सिर्फ जानते कि हाँ ताजमहल भी होता था। ठीक है, अभी हम लोग देख नहीं पाते, तो इसीलिए उसको यूनेस्को में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है ऐसे स्थल को यूनेस्को में शामिल कर लिया जाता है और उन लोगों का बचाव किया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो उसको देख सके। ठीक है, कुछ कुछ खास चीजों को शामिल किया जाता है सॉरी, चलिए देखते हैं क्या है यूनेस्को। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्या होता है। ठीक है, गेट बंद कर दीजिए, खांसी हो रहा है। यूनेस्को विश्व धरोहर का अर्थ होता है विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की पहचान और संरक्षण। ठीक है, जितने भी प्राकृतिक संस्थान हैं और सांस्कृतिक स्थान है उन सभी जगहों का क्या करना, संरक्षण करना। और क्या है, ये स्थल मानवता के लिए महत्वपूर्ण है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना और संरक्षित रखने के लिए इसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर संरक्षण इसका नहीं किया जाए तो किसी भी कारणवश अगर ये जिन पर दरारें आ गई या पेंट वगैरह कुछ छूट गया, साल साल में इसको क्या किया जाता है, इसका मरम्मत करवाया जाता है। ठीक है, ताकि आने वाली पीढ़ी इससे अवगत हो सके। आगे, विश्व धरोहर स्थल के प्रकार। जितना भी यूनेस्को साइट में जितना भी शामिल किया जाता है उनका भी प्रकार होता है। ठीक है, मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सांस्कृतिक धरोहर, दूसरा है प्राकृतिक धरोहर और तीसरा है मिश्रित धरोहर, जहाँ एक ही स्थान में दोनों चीजें, प्राकृतिक भी और सांस्कृतिक भी। ठीक है, तो सांस्कृतिक धरोहर क्या होता है, उसमें आता है ऐतिहासिक स्थल, स्मारक, भवन या शहर जो मानव संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, मानव संस्कृति के लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो। ऐतिहासिक स्थल वही ताजमहल हो गया, ऐतिहासिक स्थल जिसमें कुछ न कुछ इतिहास जुड़ा है। कोई स्मारक हो गया, किसी के याद में बनाया गया मॉन्यूमेंट। ठीक है, और ऐसा भवन या शहर जो मानव संस्कृति के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है प्राकृतिक धरोहर। प्राकृतिक सौंदर्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे गिने चुने कुछ ऐसे खास जानवर रखे जाते हैं जो किसी खास क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान तो फेमस इसीलिए होता है क्योंकि किसी भी जगह का जो नेशनल पार्क होता है वो जिस जगह पे है उस जगह का ही उसमें एक ना एक प्राणी ऐसा होगा ही जो उस जगह के लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब उस जगह के पर्यावरण में या फिर वही जगह पे वो पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए वो राष्ट्रीय उद्यान में उसको रखा जाता है। आगे है मिश्रित धरोहर। सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व दोनों वाले स्थल जो कहलाते हैं उसको इसमें मिश्रित धरोहर में उसको शामिल करके रखते हैं। ठीक है, आगे है भारत में कुल 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 35
सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 है मिश्रित, जिसको कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब है ये स्थल कौन कौन से वो देखते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा आपको कि भारत में, ये तो नहीं पूछेगा कि भारत में कितने, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ इसमें ऐड होते रहते हैं। ठीक है, 35 है सांस्कृतिक, 7 है प्राकृतिक और 1 है मिश्रित स्थल। ठीक है, अब देखते हैं कि सातों, 35 के बारे में तो अभी जितना 43 है सब डिस्कस करेंगे, लेकिन जो 7 जो मुख्य रूप से जो प्राकृतिक स्थल है उनके नाम देख लेते हैं एक बार। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, जितने भी अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, वो सब प्राकृतिक के अंदर आएंगे। ठीक है, और जो स्मारक हो गया, भवन हो गया या ऐतिहासिक स्थल हो गया, उसको हम रखेंगे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, सांस्कृतिक स्थल के रूप में। सेकंड है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ये मिश्रित है, कंचनजंगा यहाँ भी है और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ भी है, ये दोनों, ये सांस्कृतिक और क्या है, प्राकृतिक, दोनों स्थल के रूप में इसको लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक एक करके। विश्व धरोहर स्थल का महत्व, क्या महत्व है? सबसे पहले इसका संरक्षण। विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए ही किया जाता है, वरना कोई जरूरत नहीं था इसका ये करने के लिए, संरक्षण करने के लिए। हम लोगों को भविष्य जो अगर अभी हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि कोयला का, पेट्रोल का कम यूज करना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए? क्योंकि उसका खपत जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो क्या है ना, लाखों करोड़ों साल फिर से बनेगा के बाद, तब तक पृथ्वी रहे, मतलब तब तक हम रहे या ना रहे, या फिर धरती रहे, अस्तित्व रहे इंसानों का या ना रहे, तो इसीलिए इसको भी, जो जितना भी यूनेस्को साइट है उसमें जो शामिल जो शहर है, उन जगहों का क्या किया जाता है, अच्छा से उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, ताकि लोगों को क्या हो, आगे वाली आने वाली पीढ़ियों को के लिए वो लोग संरक्षित रहे, तो उन लोग भी जान पाए कि कुछ तो था। जैसे ताजमहल अभी हम जान रहे, हो सकता है वो संरक्षण नहीं कराया जाता, लाल किला का संरक्षण नहीं कराया जाता, तो फिर अभी हम लोग उसके बारे में सिर्फ पढ़ते, देखते नहीं उसको। अब है पर्यटन। विश्व धरोहर स्थल पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। हर साल करोड़ों लोग आते हैं ताजमहल को विजिट करने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के ही लोग जाते हैं वहां पर, विदेशी, जितने भी विदेशी, 7 अजूबों में है ताजमहल, तो जरूर वो सोचता ही होगा कि क्या है आखिर, उसको क्यों 7 वंडर्स में रखा गया है। ठीक है, क्या है आखिर जो उसको रखा गया, इसलिए बहुत सारे विदेशी यात्री भी है और भारत के यात्री भी है, बहुत पैसे खर्च कर करके आते हैं कि ताजमहल को हम देखेंगे। तो ये भारत सरकार या फिर उन लोगों को आर्थिक स्थिति क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि नहीं। आगे है भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सबसे पहले अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला, ताजमहल को 1983 ईस्वी में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ये 4 स्थल है जिनको 1983 ईस्वी में, ये भारत के पहले 4 स्थल है जिनको यूनेस्को में 1983 ईस्वी में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है आगरा का किला, 1983 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, 1983 में। फिर है ताजमहल, ताजमहल को भी 1983 में घोषित किया गया था। फिर अजंता की गुफाएं और फिर है एलोरा की गुफाएं। ये 4 है, ये चारों को क्या किया गया, भारत का ये 4 स्थल ऐसा है जिसको सबसे फर्स्ट टाइम यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, 1983 से। आगे भारत में 1946 में यूनेस्को का, भारत जो है 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना, यह यूनेस्को के संस्थापक देशों में से एक है। ठीक है, भारत 1946 में बना यूनेस्को का, लेकिन सबसे पहले मान्यता कब प्रदान हुआ भारत के स्थलों को, कब वहां पे उस सूची में शामिल किया गया, तो 1983 में 4 स्थल। अब है शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं। पहला है इटली, दूसरा है चीन, तीसरा है जर्मनी। इटली का टोटल 60 सदस्य है, 60 स्थल है। ठीक है, चीन का टोटल 59 है और जर्मनी का टोटल 54 स्थल है। समझ गए कितना है? टॉप 3 देश में कौन है? इटली है, चीन है और जर्मनी है। भारत जो है वो 6ठे स्थान पर है। इटली में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। यूनेस्को में वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हैं?
टोटल 194 सदस्य देश है, ठीक है, और 12 सहयोगी देश है। कितने सदस्य देश हैं? 194 सदस्य देश हैं और 12 सहयोगी सदस्य देश। आगे, यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO, यूनेस्को। भारत ने 14 नवंबर 1977 को इस कन्वेंशन को स्वीकार किया, जिससे भारत के स्थल भी भविष्य धरोहर सूची में शामिल कर लिए गए, ठीक है, और शामिल होने योग्य हो गए। भारत ने इसको कब स्वीकार किया था? 1977। शामिल तो वो कब से था? 1946 से, और संस्थापक सदस्य देश में से भी एक था, लेकिन भारत ने इसको स्वीकार कब किया? 1977 में, 14 नवंबर 1977, ठीक है। आगे, भारत दुनिया भर में यूनेस्को स्थलों की संख्या के आधार पर छठे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? छठे। फर्स्ट है इटली, सेकंड है चीन, चाइना, थर्ड है जर्मनी, और भारत जो है वो छठे स्थान पर है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जुलाई 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यूनेस्को का जो मीटिंग होता है, ठीक है, इसका जो बैठक होता है वो उसका 46वां बैठक कहाँ हुआ था? तो 2024 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में, ठीक है, जुलाई 2024 में दिल्ली में इसका बैठक हुआ। आगे, अब देखते हैं साइट, कौन सा साइट को शामिल किया गया है, कब शामिल किया गया, अगर उसका कुछ डिटेल्स होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। चलिए, पहला है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं ये है सांस्कृतिक, जो वहाँ के राजा लोग, महाराजा लोग होते हैं, जो इन सारे स्मारकों का निर्माण करवाते हैं, तो अपना कल्चर को ये लोग जरूर दिखाते हैं, ठीक है, इसी के कारण इसको सांस्कृतिक के अंदर रखा गया है। क्या है? सांस्कृतिक। साइट कौन सा है? तो अजंता की गुफाएं, ठीक है, बहुत सारे गुफाओं को मिलाकर बनाए गए हैं अजंता की गुफाएं। और इसका स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र, और 1983 ईस्वी में इसको क्या किया गया था? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, ठीक है, 1983 में। आगे, अब है एलोरा की गुफाएं। ये है एलोरा की गुफाएं, सांस्कृतिक है ये भी, ठीक है। महाराष्ट्र 1983, अजंता एलोरा, ये 1983 महाराष्ट्र। 20 रुपए के नोट के पीछे की तरफ एलोरा की गुफाओं को दर्शाया गया है। 20 रुपए के नोट के पीछे किसको दर्शाया गया है? एलोरा की गुफाओं को दर्शाया गया है। इनमें कुल गुफाएं, इसमें कुल गुफाएं कितनी है? जिसमें से 17 है ब्राह्मण का, 12 है बौद्ध का, और 5 है जैन दिगंबर का, ठीक है, जैन दिगंबर का। अब क्या है, ये जैन में दिगंबर क्यों है? जैन धर्म जो है ना, वो आगे चलकर 2 शाखाओं में बंट चुका था। एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। क्यों बंट गया था? इन लोगों को ना, दिगंबर लोगों को, जो दिगंबर समुदाय के थे, उन लोगों को श्राप दिया गया था। पहले शुरू में ये दोनों एक ही थे, ये कोई बटा हुआ नहीं था, एक ही थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, आगे चलकर ये दोनों में कुछ मतभेद हो गया और इन लोगों को श्राप मिला, और इन लोगों को भी श्राप मिला कि आप हमेशा श्वेतांबर है, मतलब श्वेत रंग का वस्त्र ये लोग धारण करेंगे। और ये क्या है? दिगंबर जो है, उनको कहा गया कि आप बिना वस्त्र के घूमेंगे, ठीक है। झारखंड का जो पार्श्वनाथ टेम्पल है, वहां पर जैन लोगों का एक बड़ा सा गुट है, समूह है, ठीक है, वहां पे जैन लोग रहते हैं। वहां पर कौन रहते हैं? तो वहां पर रहते हैं दिगंबर, ठीक है, वहां पे कौन रहते हैं? दिगंबर जैन लोग रहते हैं। आगे, 20 रुपए के नोट के पीछे एलोरा की गुफाओं को दर्शाया गया है, जिसमें इसमें कुल कितनी गुफाएं? 7, 12, 7 2 9 और 5 जैन, ठीक है। तो ये कितने हैं? 17, 12 और 5। ये जो है ना, वहां पे इतना सारा गुफाओं को मिला के बनाया गया, इसीलिए हम इसको कहते हैं एलोरा की गुफाएं। क्या है? एलोरा की गुफाएं। इसमें प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एलोरा की ये जो है कैलाश मंदिर, एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, उसको कौन सा शासक बनवाया है? तो कृष्ण, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। आगे, साइट, अब है आगरा का किला। ये भी सांस्कृतिक है। स्थान क्या है? आगरा, उत्तर प्रदेश, 1983, ठीक है, आगरा का
किला देखिए कितना बड़ा बड़ा पहले किला होता था, अगर आदमी जाए तो आदमी यहाँ पे इतना छोटा सा दिखे। ये इन लोगों का एक क्या बोले कि किलाबंदी करके रखते थे, इसीलिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दीवार रहते थे ताकि दुश्मन जो है वो जल्दी से हावी ना हो पाए, ठीक है। और इधर आगे में इधर नदी वदी भी रहता था ताकि युद्ध हो तो यहाँ पे जैसे ये रास्ता है तो कभी कभी कोई कोई किला में ये जो रास्ता है वो ऐसा खुफिया रास्ता था जो कि वहाँ उस टाइम में टेक्नोलॉजी हुआ करता था। अगर दुश्मन आ रहे हैं तो ये रास्ता अंदर की तरफ हो जाएगा और बीच में नदी हो जाएगा ताकि जो दुश्मन है वो उसको किला को क्या कर चढ़कर पार ना कर पाए। क्या है, आगरा का किला सांस्कृतिक स्थल है और उत्तर प्रदेश आगरा में है। 1983 ईस्वी में इसको शामिल किया गया है। आगरा उत्तर प्रदेश, आगरा का लाल किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था, ठीक है। आगरा का लाल किला मुगल बादशाह अकबर ने बनाया था। और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो उसको बनाया था शाहजहां, ठीक है। शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। और आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था, ठीक है। अकबर का जो जन्म है वो है 15 अक्टूबर 1542 और इसकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 25 अक्टूबर 1605 को, ठीक है। इस अकबर का जो जन्म है वो 42 और इसका जो मृत्यु है वो 1605 में हुआ था, ठीक है। क्या है, अकबर ने इसको कब बनवाया था, तो अकबर ने इसे बनवाया था 1565 ईस्वी में। अकबर ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया और 1573 में यह बनकर तैयार हुआ। सोचिए कितना साल लग जाता है बनवाने में। ताजमहल को भी लगभग 22 से 23 साल लगा था बनाने में। उतना में तो एक बच्चा मैच्योर हो जाता है कि नहीं। 1665 में बनना स्टार्ट हुआ था और 73 में ये बनकर कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था और यह आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसको लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था और ये कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे, तो यह आगरा में, आगरा शहर में यमुना नदी के तट के किनारे स्थित है, ठीक है। क्या है, आगरा का लाल किला। आगे अब है ताजमहल। क्या है, ताजमहल, ये भी सांस्कृतिक है। ये तो अजूबा है, कितना सुंदर है, ठीक है। संगमरमर, व्हाइट संगमरमर से इसको बनाया गया है। आगे है आगरा का उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ है, ये तो बच्चों को पता है। ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। 1983 में ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसको 1632 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू करवाया था और 1653 ईस्वी में यह बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ। लगभग 23 साल का समय लग गया इस ताजमहल को बनवाने में। उसके बाद बहुत सारे राजाओं ने कोशिश किया कि वो भी ताजमहल के जैसा बनवाए, लेकिन हर बार बोलते हैं ना कि नकल करने जाओ तो खुद पे ही उल्टा पड़ जाए, वही हाल हुआ। ताजमहल बनवाने के लिए गए और पता नहीं क्या क्या बनवा के आ गए, ठीक है। इसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन करवाया था। बहुत बार पूछता है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो कौन था, आर्किटेक्ट कौन था, उस अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। ये भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल को 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1920 ईस्वी में इसको क्या किया था, राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षण घोषित किया था, ठीक है। आगे अब है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये भी सांस्कृतिक है, मंदिर है तो, ठीक है। उड़ीसा का, ये उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कहाँ है, वो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और इसको 1984 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1238 से 1264 के बीच में बनवाया था, ठीक है। कब कराया था, 1238 से 1264 के बीच में बनवाया था। कौन बनवाया था, गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव प्रथम, राजा नरसिंह देव प्रथम। बहुत बार पूछता है कि इसका निर्माण कौन कराया, इस मंदिर का निर्माण कौन करवाया, ठीक है। 10 रुपए के नोट के पीछे की तरफ इसको बनवाया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को बनवाया गया है 10 रुपए के नोट के पीछे, ठीक है। 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर को बनवाया गया। ये सूर्य मंदिर जो है वो 8 घोड़े हैं, ठीक है। एक रथ है, उस पर 8 घोड़े लगे हुए हैं। सूर्य मंदिर, ये फोटो, ये जो है ना, ये वो रथ का एक चक्का है, ठीक है।
आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा सा ये मंदिर होगा, जो ये रथ का एक चक्का इधर से है और एक चक्का उस साइड से, ठीक है, और इसको 7 घोड़े मिलकर खींच रहे हैं इस रथ को, ठीक है, सूर्य मंदिर को। ये फेमस है अपने घोड़ों के लिए ही। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, ठीक है, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है और 1984 ईस्वी में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है, 1984। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह पल्लव राजाओं द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम के स्मारकों में रथ मंदिर, मंडपम और गुफा मंदिर शामिल है। क्या क्या है? रथ मंदिर है, मंडप और गुफा मंदिर शामिल है, जो सभी चट्टानों को काटकर बनाए गए। ये जितने भी मंदिर यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ एक मंदिर है, इधर एक मंदिर होगा, इधर एक मंदिर, तो ये जो समूह है, ठीक है, वो बहुत सारे चट्टानों को काट करके बनाए गए। पहले का बहुत सारा ऐसा मंदिर है जो पत्थर काट के, जितने भी वहां के वास्तुकार होते थे वो पत्थर काट के उसको डिजाइन किए, ठीक है। महाबलीपुरम का स्मारक रथ मंदिर, मंडप और गुफा मंदिर शामिल है, जो सभी क्या पत्थरों को, चट्टानों को काट करके बनवाए गए। आगे आगे है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम 1985। काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये है प्राकृतिक, ये है प्राकृतिक, ये सांस्कृतिक नहीं है, ये है प्राकृतिक, ठीक है। काजीरंगा क्यों फेमस है? ये अपने एक सींग वाला गैंडा के लिए, एक सिंह वाला गैंडा, ठीक है, एक सिंह वाला गैंडा के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो फेमस है, ठीक है। ये प्राकृतिक है। असम 1985, असम में है और 1985 ईस्वी में इसको यूनेस्को साइट में क्या किया था? शामिल कर लिया गया था। अब है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक, ठीक है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये भी क्या है? प्राकृतिक, ये भी असम में है और इसको 1985 ईस्वी में शामिल किया गया, ठीक है, 1985 ईस्वी में। यह मानस नदी के किनारे स्थित है। यह अभ्यारण्य बाघ और जंगली भैंसों के लिए फेमस है। क्या है? ये जो है वो बाघ और जंगली भैंसों के लिए फेमस है। इसको बाघ के लिए है तो ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, इसको टाइगर रिजर्व में भी शामिल किया गया और इसको यूनेस्को साइट में भी शामिल किया गया है। आगे है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी प्राकृतिक है। क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, राजस्थान में, राजस्थान का भरतपुर जिला में है और ये 1985 में। ये फेमस है बत्तख के लिए, ठीक है, ये क्यों फेमस है? बत्तख के लिए, बत्तख, डक, इंग्लिश में डक, ठीक है, ये बत्तखों के लिए फेमस है। भरतपुर राजस्थान 1985, ठीक है, भरतपुर राजस्थान 1985, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आगे साइट, गोवा का चर्च और कॉन्वेंट, गोवा का चर्च और कॉन्वेंट। चर्च और कॉन्वेंट, पुर्तगाली जब यहाँ शासन करते थे ना, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में जो पुर्तगाली आए थे शासन करने के लिए, इधर जब अंग्रेजों का आगमन हुआ था भारत में, ठीक है, तो पुर्तगाली आए थे और सबसे लेट से, गोवा सबसे लेट से ही आजाद हुआ है भारत से, ठीक है। तो वहां पे जब गोवा में जब वो रहते थे तो वो पुर्तगाली क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने कॉन्वेंट का ये किया था। कॉन्वेंट इसको बोलते हैं, ननों के रहने का स्थान को क्या बोलते हैं? कॉन्वेंट, जहाँ पे क्रिश्चियन ईसाई धर्म की जो सन्यासी महिलाएं या सन्यासी पुरुष होते हैं, उन लोगों का जो मठ होता है, उन लोगों का जो समूह होता है, उनको बोलते हैं क्या होते हैं? कॉन्वेंट, ठीक है, कॉन्वेंट। तो ये है गोवा का चर्च, ठीक है, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, इसका जो इसको जब शामिल किया गया था वो किया गया था 1986 में, ठीक है, 1986 में। आगे अब है खजुराहो का समूह, खजुराहो स्मारक का समूह, खजुराहो का मंदिर, ये तो सभी को पता होगा, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। इसको 1986 ईस्वी में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया था। क्या है? 950 से 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया था चंदेल राजवंश के शासकों के द्वारा, ठीक है। यह मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं और अपनी जटिल मूर्तियों और स्थापत्य कला के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी ऐसी पिक्चर्स बनाई गई है और अपना स्थापत्य की कला के लिए क्या है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। आगे
हम्पी के स्मारकों का समूह। हम्पी का जो विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कृष्णदेवराय। जो कृष्णदेवराय जो है वो भी जो विजयनगर का साम्राज्य था उसकी राजधानी जो थी वो हम्पी थी। हम्पी, ठीक है। तो हम्पी कौन सी नदी के किनारे है ये भी पूछा हुआ सवाल है, तुंगभद्रा, ठीक है। हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। 1986 ईस्वी में इसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। इसमें नरसिंह मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, हेमकुट मंदिर, हजारा राम मंदिर और कमल मंदिर इत्यादि शामिल है, ठीक है। 5-6 मंदिर इसमें शामिल है, इसीलिए तो इसको हम्पी के स्मारकों का समूह कहा गया है। और हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे थी और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? हम्पी। और उसका सबसे प्रतापी शासक कौन था? कृष्णदेवराय प्रथम, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? हरिहर और बुक्का, ठीक है। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का। आगे अब है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया था? तो वो किया गया था 1986 में। 1986 में फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया था, ठीक है। लाइट अभी कट गया था, बहुत ज्यादा फ्लिक कर रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। फतेहपुर सीकरी जो है वो सांस्कृतिक है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, ठीक है। अकबर, यहाँ पर अकबर चाहता था कि राजधानी बने। अकबर क्या चाहता था? कि इसको राजधानी बनाए, लेकिन यहाँ पे पानी की कमी के कारण यहाँ पे इसको फतेहपुर सीकरी को क्या किया? राजधानी नहीं बनाया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1571 से 1585 के बीच करवाया था, ठीक है। 1571 से 1585 के बीच इसकी स्थापना जो है वो मुगल शासक अकबर ने करवाया था। सबसे पहला आया था बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये 6 के 6 थे जो मुगल जो 200-300 साल तक जो राज किए ना भारत पे, मध्यकालीन भारत में, ये सबसे ताकतवर शासक थे। उसके बाद जो औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए सारे के सारे क्या थे? ऐश्वर्य और विलासिता में डूबे रहते थे। चलिए अब है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में, और इसको 1987 ईस्वी में निर्माण करवाया, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाओं को कब किया गया था? महाराष्ट्र में है ये एलिफेंटा, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये तीनों के तीनों गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है और 1987 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट अब है पट्टदकल में स्मारकों का समूह, ठीक है। क्या है? पट्टदकल में स्मारकों का समूह। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। 1987 ईस्वी में इसको भी शामिल किया गया था। ये क्या है? यह स्थल 9 हिंदू मंदिरों और एक जैन मंदिर का घर है जो उत्तरी दक्षिणी भारतीय स्थापत्य शैली के मिश्रण से बनाया गया। उत्तरी और दक्षिणी स्थापत्य कला के मिश्रण से बनाया गया, ठीक है। हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों का एक, ये क्या है? और दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला की शैली का मिश्रण है, ठीक है। ये क्या है? पट्टदकल का स्वामी मंदिर। महावीर का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में, ठीक है। 599 ईसा पूर्व। और जब ये 30 वर्ष के थे तो इन्होंने घर को त्याग दिया था, ठीक है। घर को त्याग दिया था और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये निकल गए थे। और 12 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष के बाद। और महज 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी 527 ईसा पूर्व, ठीक है। 527 ईसा पूर्व में। ये है महावीर का। महावीर का पिता का क्या नाम था? महावीर के जो पिता है माता तो थी त्रिशला, ठीक है। महावीर की माता का कौन थी? त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। और अब देख लेते हैं थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है।
563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है वो कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। जब महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो कहलाए थे कैवलीन, और उनका जो ज्ञान था वो कैवल्य ज्ञान कहलाया था, ठीक है। और जब ये जो थे 80 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनके जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया, ठीक है। और इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया था, क्योंकि इनकी माता जो है वो जन्म देते ही क्या हो गई थी? मर गई थी, ठीक है। और इनकी मौसी का नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। और इनका जो उपदेश है वो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। और इनका जो जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी मृत्यु जो थी वो क्या कहलाई थी? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण और इनका उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। और जब ये जो ट्री के नीचे ये बैठ के तपस्या कर रहे थे वो जो वृक्ष थी वो कहलाई बोधि वृक्ष, ठीक है, बोधि वृक्ष, पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की थी। और इन्हीं का जो दिया गया मार्ग है वो है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। क्या है? अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। ये नहीं कहते थे कि आप बहुत ही कठोर रास्ते पर चलो, ठीक है। चलिए आगे। अब है साइट महान चोल मंदिर। क्या है? महान चोल मंदिर तमिलनाडु में है। 1987 ईस्वी में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। अब पूछिएगा कि 2004 क्या है, तो 2004 इस डेट को की ओर इशारा करता है कि इसको रामसर साइट में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। रामसर कन्वेंशन में इसको 2004 में शामिल किया गया था और 1987 ईस्वी में इसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। ये मंदिर है तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम का वृद्धेश्वर मंदिर, दारासुरम का ऐरातेश्वर मंदिर। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में चोल शासकों द्वारा करवाया। ये द्रविड़ वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और कांस्य ढलाई में चोलों की उत्कृष्ट उपलब्धि का प्रमाण है, ठीक है। ये क्या क्या उपलब्ध, इसका क्या क्या अचीवमेंट था, ये जो मंदिर में ये सारी चित्रकलाएं हैं, द्रविड़ वास्तुकलाएं, मूर्तिकलाएं, ये सभी दिखाते कि चोल जो थे वो कितना ज्यादा अचीव कर पाए, ठीक है। ये टोटल तंजावुर का वृद्धेश्वर, गंगईकोंड चोलपुरम का वृद्धेश्वर मंदिर, दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर, जैसे मंदिरों का समूह है। आगे अब है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन जो है वो रामसर साइट का एक सबसे फर्स्ट स्थल यही है सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन को सबसे पहला रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया था भारत, ठीक है। और सुंदरबन को यूनेस्को में 1987 में शामिल किया गया था, 1987। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये है प्राकृतिक, ठीक है, ये है नेचुरल। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन यहीं पर पाए जाते हैं और बंगाल टाइगर भी सुंदरबन में ही पाया जाता है, ठीक है। 2019 में इसे रामसर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया था, ठीक है, रामसर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। आगे नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये 1988, ठीक है। नंदा देवी को 1988 में शामिल किया गया था यूनेस्को साइट में, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में शामिल किया गया था, ठीक है। ये एक ही जगह है इसलिए दोनों को मिला दिया और बन गया क्या? नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फर्स्ट है 1988 और दूसरा है 2005, ठीक है। फूलों की घाटी 300 से भी प्रकार फूलों की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। कितना? 300 से भी ज्यादा फूलों की प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। इस साइट में पश्चिम हिमालय के 2 क्षेत्र फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, ठीक है। फर्स्ट वाला को कब किया गया? 1988, और सेकंड फूलों की घाटी को कब किया गया? 2005। आगे अब है सांची में बौद्ध स्मारक, ये भी सांस्कृतिक है, ठीक है। मध्य प्रदेश 1989 में, मध्य प्रदेश में है 1989 सांची का स्तूप। सांची सबसे पुराना बौद्ध पूजा स्थल है। 200 के नोट के पीछे सांची का स्तूप का निर्माण करवाया गया, ठीक है, बनवाया गया है।
सांची का स्तूप को दर्शाया गया। सांची का स्तूप को क्या किया, 200 के नोट के पीछे दर्शाया गया। ये है सांची का स्तूप। आगे हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो है वो बनाया गया था, दिल्ली में बनाया गया है और 1993 ईस्वी में इसको शामिल किया गया। ठीक है। हाजी बेगम, हुमायूं की, ये अकबर की सौतेली माँ थी। हुमायूं की जो हुमायूं जिसे अकबर ने जन्म लिया उसका नाम था हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम। हाजी बेगम जो थी वो हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, इन लोगों की तो बहुत सारी पत्नियां होती हैं। तो जो हुमायूं का जो जन्म है वो है 1508 ईस्वी। ठीक है, वो कब है, 1500। हुमायूं का जो जन्म है वो है 1508 और ये मरा था 1556 ईस्वी में। शेर शाह सूरी के द्वारा 2 युद्ध लड़े गए हैं। एक है कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध 1539 में, और बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540। ठीक है, और ये दोनों युद्ध जो है वो हार गया था हुमायूं। ठीक है, दोनों का दोनों। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से ये गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। अब है, ये है कुतुब मीनार। क्या है, कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण मतलब इसका जो ये शामिल किया गया था वो 1993 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जिसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ये गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये जो था ना वो गुलाम था मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसको ये अपने दानशीलता की वजह से इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। 1193 ईस्वी में इसने शुरू करवाया था और उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या किया, पूरा करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार को। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 73 मीटर। ठीक है, और 239.5 फीट, 73 मीटर इसकी ऊंचाई है। आधार का व्यास जो है वो इसको 15 मीटर करके मान सकते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा आपको एक्यूरेट चाहिए तो वो 14.3 फीट। ठीक है, 14.3 मीटर और 47 फीट। इसका जो शिखर का ये व्यास जो है वो है लगभग 2.25 मीटर, लगभग 2.25 मीटर। 5 मंजिला है और सीढ़ियां टोटल कितनी है, तो 379 सीढ़ियां हैं। आगे दार्जिलिंग का हिमालयन रेलवे, ये है दार्जिलिंग का हिमालयन रेलवे। ये भी एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, यहाँ पे भी लोग घूमने जाते हैं। बंगाल में है स्थित और ये है 1999 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। यह रेलवे वर्ष 1981 ईस्वी में खोला गया था। इसमें भाप इंजन का उपयोग किया जाता है। यह रेलगाड़ी सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के मध्य चलती है, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के मध्य चलती है। सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग जो है वो कोलकाता के 2 जिले हैं। ठीक है, 1999 ईस्वी में इसको शामिल किया गया। आगे महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया, महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया। अभी मैं ऑलरेडी गौतम बुद्ध और महावीर का इंट्रोडक्शन में पूरी दे चुकी हूँ। ये है महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया। ठीक है, बिहार में है बोधगया। 1999 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। बोधगया का महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, यह मंदिर सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह वर्तमान में मंदिर का निर्माण 5वीं या 6ठी शताब्दी में हुआ। यह भारत का पूर्ण रूप से ईंटों से निर्मित सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है। ठीक है, ईंटों से निर्मित, कोई बलुआ पत्थर नहीं, कोई लाल पत्थर नहीं, ईंटों से निर्माण किया गया है इस मंदिर का। आगे है भीमबेटका शैलाश्रय। ठीक है, भीमबेटका शैलाश्रय, ये है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में और इसको 2003 ईस्वी में शामिल किया गया था। आगे है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये भी है सांस्कृतिक। ये है महाराष्ट्र 2004, महाराष्ट्र में है और इसको 2004 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, वास्तुकार कौन है, F.W. स्टीवेंस द्वारा। ठीक है, F.W. स्टीवेंस द्वारा इसका जो डिजाइन है वो बनाया गया था। ठीक है, आगे है चांपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क।
चांपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। ये है गुजरात में स्थित है और इसको 2004 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, 2004। आगे है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में स्थित है और 2005 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, 2005। 1908 ईस्वी में यह खोला गया था और 45.88 किलोमीटर लंबा मीटर गेज इसकी लंबाई है। ठीक है, ये इतनी लंबाई ट्रैक रेलवे है। ठीक है, क्या है? 45.88 किलोमीटर लंबा मीटर गेज सिग्नल ट्रैक है। ठीक है, 45.88 किलोमीटर। आगे है लाल किला परिसर। क्या है? लाल किला परिसर। इसका जो है मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन आगरा का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? उसको करवाया था अकबर ने। और ये है दिल्ली का लाल किला। ठीक है, दिल्ली का लाल किला, जहाँ पे हर वर्ष, देखिए ये हमारा तिरंगा झंडा है, प्रधानमंत्री के द्वारा सुबह 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। ठीक है, दिल्ली 2007, दिल्ली में इसको 2007 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। लाल किला 5वें मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। 500 के नोट के पीछे की तरफ इसकी छवि को दर्शाया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री यहाँ राष्ट्रीय रोहण ध्वज फहराते हैं। इसका वास्तुकार भी कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि ताजमहल का भी वास्तुकार है। आगे है कालका रेलवे शिमला। कालका शिमला रेलवे, ये ठीक है, ये भी रेलवे है। सिलीगुड़ी में भी एक रेलवे है और तमिलनाडु का नीलगिरी में भी एक रेलवे है। 3 रेलवे। कालका शिमला रेलवे। हिमाचल प्रदेश 2008। हिमाचल प्रदेश 2008। जंतर मंतर, ये भी सांस्कृतिक है। और जयपुर, जिसको हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं, राजस्थान में है और इसको 2010 में शामिल किया गया। ये जो है जंतर मंतर एक भूल भुलैया है। ठीक है, पहले बच्चा में ऐसा अफवाह उड़ता था हमारे यहाँ कि अगर जंतर मंतर में जाएंगे तो फिर लौट के कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि एक ऐसा भूल भुलैया जहाँ आप जाने से फिर क्या हो जाते हैं, अब गायब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका निर्माण राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। कब करवाया था? तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में। ठीक है, 18वीं शताब्दी की शुरुआत। आगे अब है पश्चिमी घाट प्राकृतिक। ये है प्राकृतिक। ठीक है, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा और तमिलनाडु, ये 5 राज्यों का जो साइड वाला एरिया होता है ना, वहां से इसको मिला करके इसको बनाया गया। टोटल इसकी जो लंबाई वो 1600 किलोमीटर है। ठीक है, 1600 किलोमीटर। इसको 2012 में शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट भारत की दूसरे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये क्या है? पर्वत श्रृंखला, भारत की दूसरे सबसे बड़ी। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। आगे है राजस्थान के 6 पहाड़ी किले। राजस्थान के 6 पहाड़ी किले, इसको राजस्थान में जो है ना बहुत बड़े बड़े ऐसे, राजस्थान तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ही हमारा, और राजस्थान में बहुत बड़े बड़े किले बनाए गए। चित्तौड़ का किला, रणथंभौर का किला। ठीक है, बड़े बड़े नाम भी उसके कुछ बड़े बड़े। पहला है कुंभलगढ़ में कुंभलगढ़ का किला। क्या है? कुंभलगढ़ में कुंभलगढ़ का किला। झालावाड़ में गागरोन का किला। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ का किला, यहाँ रानी पद्मिनी और रतन सिंह चौहान रहते थे। जैसलमेर में जैसलमेर का किला। जयपुर में आमेर का किला और सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला। ये टोटल 6 किले हैं और इन 6 राजस्थान के पहाड़ी किले हैं। ठीक है, पहाड़ी किले हैं, राजस्थान में है और इसको 2013 ईस्वी में शामिल किया गया है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर किले हैं, जिसमें जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं ना, वहाँ पे एक डेंजर बोर्ड का साइन लगा है, जहाँ पे आप शाम 4 बजे के बाद घूमने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण लोगों की मौत भी हुई बहुत सारी। इसीलिए वहाँ पे ऐसे ऐसे किले राजस्थान में, जो कि दिन में आप जा सकते हैं लेकिन अकेले ना जाएं, बहुत लोगों को लेकर जाएं, कैंपिंग करने के लिए जाएं, लेकिन आप अकेले ना जाओ। शाम को वहां पर जाना बिल्कुल ही मना, रोक टोक कर दिया गया है। ठीक है, आगे है रानी की वाव। ये है सांस्कृतिक। रानी की वाव ये 7 मंजिला है। ठीक है, क्या है? 7 मंजिला है, गुजरात में है और इसको 2014 में इसको शामिल किया गया था। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में भीमदेव सोलंकी की पत्नी
कौन थी? उदयमती द्वारा करवाया गया था और 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव का छवि को क्या कर दर्शाया गया है, ठीक है, 100 रुपए के नोट के ऊपर। आगे है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में है और 2014 में इसको शामिल किया, द ग्रेट हिमालयन पार्क नेशनल पार्क। अब है नालंदा महावीर का पुरातात्विक स्थल, यह है सांस्कृतिक, बिहार में है और इसको 2016 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासन में हुई थी। ये वही नालंदा विश्वविद्यालय है जिसको बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? जला दिया था, ठीक है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने के शासनकाल में हुई थी। आगे है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये है प्राकृतिक, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में है, इसको 2016 ईस्वी में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। कंचनजंगा हिमालयन पर्वत श्रृंखला में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी है जिसकी लंबाई 8598 मीटर है, ठीक है। यह भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये क्या है? मिश्रित, मतलब ये प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक भी है, ठीक है, ये मिश्रित धरोहर स्थल है। आगे है ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, ये गुजरात 2017 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था, गुजरात में है, 2017 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद देगा तो बहुत लोग तो गुजरात को टिक कर ही देंगे, ठीक है। मुंबई के विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको समूह, ये तो नाम से ही लग रहा है कि क्या एक चर्च है, ठीक है, क्या है? विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको समूह, ये महाराष्ट्र में है और इसको 2018 में, जाहिर सी बात है कि इसका जो निर्माण है किसने करवाया होगा? अंग्रेजों ने करवाया होगा। आगे है जयपुर शहर, ठीक है, ये है सांस्कृतिक, ये है सांस्कृतिक, राजस्थान में है, फिर से पिंक सिटी, पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। इतना सारा है ना, सारा जयपुर में हर घर आपको पिंक कलर का ही मिलेगा, इसलिए इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। 2019 जयपुर की स्थापना राजपूत शासक सवाई जयसिंह द्वारा 1727 ईस्वी में करवाया गया था, ठीक है, 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था और 2019 में इसको यूनेस्को साइट में क्या किया गया? शामिल किया गया है। आगे है काकतीय रुद्र दामन रमप्पा मंदिर, रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, यह है पालमपेट गांव तेलंगाना, इसको 2021 ईस्वी में शामिल किया गया है, ठीक है, 2021 में पालमपेट गांव तेलंगाना। धौलावीरा एक हड़प्पाई शहर, धौलावीरा एक हड़प्पाई शहर, धौलावीरा को जो हड़प्पा सभ्यता जो अच्छे से पढ़े होंगे उसमें तो एक धौलावीरा जो एक महत्वपूर्ण स्थल था, ये पूरा साफ सुथरा सा शहर था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्राचीन शहर धौलावीरा सबसे अच्छी तरीके से संरक्षित शहर बस्तियों में से इसकी खोज जो है वो जगपति जोशी ने की थी 1968 ईस्वी में। कब की थी? 1968 ईस्वी में जगपति जोशी ने इसकी स्थापना की थी, जेपी जोशी, और गुजरात 2021 में इसको यूनेस्को साइट में क्या किया था? शामिल किया। ये अब इसको शामिल करने का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है क्योंकि लोग जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं कि आखिर हमसे लगभग 2500 साल पहले के लोग कैसे रहते होंगे, 2500 से 3000 साल पहले के लोग आखिर क्या व्यवस्था होगी उन लोगों की। इसीलिए इस सब ये जो जितने भी हड़प्पाई शहर है उन लोगों को, उन जितने भी शहर है उनको संरक्षित करके रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे है शांति निकेतन, क्या है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023 में शांति निकेतन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित शांति निकेतन, जिसका शांति निवास की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में की थी, शांति निकेतन की स्थापना, जिसको अब क्या कर दिया गया? शांति निकेतन को बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में इसको 1921 ईस्वी में इसको मान्यता प्राप्त करवा दी गई है, ठीक है। विश्व भारती विश्वविद्यालय का अगर पुराना नाम पूछेगा तो शांति निकेतन है। इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी, जिन्होंने जन गण मन लिखा और इन्हें 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुरस्कार किताब के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब है होयसल के मंदिर समूह, होयसल का मंदिर समूह, ठीक है, ये कहाँ है? कर्नाटका में, इसको 2023 ईस्वी में शामिल किया गया, कर्नाटका में है और 2023 में शामिल किया गया। आगे है चराई देव
मोइदाम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली। ठीक है, ये टीला दफनाने की प्रणाली है, ये प्राचीन काल की है। ठीक है, ये असम में है और इसको 2024 ईस्वी में शामिल किया गया था। सबसे नया यही साइट है, ठीक है, जिसको शामिल किया गया है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।